हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पीपीएस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पीपीएस यूनिट 1 में बेसिक चीज़ें हैं क्या। ओके, तो सबसे पहले ये जो यूनिट होती है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हम इस वीडियो को 3 ही पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो इनको नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या आ जाती है यहाँ पे कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स होता क्या है। सो बेसिकली हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं डेटा को। किसके थ्रू करते हैं? जितने भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 1 तक होते हैं वो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, हम डेसिमल नंबर को यूज करते हैं, बट जो हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वो डेसिमल नंबर्स को नहीं समझ सकता। ओके, सो ये हमारा 2 मार्क्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, सो इसमें हम बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है हम डेटा एंटर करते हैं। इनपुट यूनिट के अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे, देन उसके बाद क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो स्टोरेज यूनिट के अंदर चला जाता है। स्टोरेज यूनिट के अंदर वो जाता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है? सबसे पहले वो स्टोर होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। अगर आप वहां पे उसको सेव कर देते हो तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वो सेकेंडरी में जाके स्टोर होगा। ओके, देन उसके बाद जितनी भी हमारे सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं कर पाता, तो सीयू जो होता है उस बीच में उस पाथ का वर्क करता है। ओके, और देन हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल एएलयू हमारा क्या करता है, जितने भी हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे हो गए हमारे एंड और नैंड, नॉर, इस टाइप के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करे जाते हैं। देन हमारा जो डेटा होता है वो आउटपुट यूनिट पे चला जाता है और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमारे पास एक वैलिड इंफॉर्मेशन हमारी आ जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस। ओके, आगे इसको समझते हैं हम। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट हमारी क्या होती है। सो बेसिकली देखो, इनपुट यूनिट क्या होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, कंप्यूटर को जरूरत होती है उसको डेटा को रिसीव करने की, या जो हमने इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक इनपुट यूनिट की जरूरत पड़ती है जो कि हेल्प करती है हमारे डेटा को एक हमारे सीपीयू के अंदर जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर सके। ओके, सो कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस होता है। ओके, देन इसके बाद हमारे कुछ और जो होते हैं जैसे माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, और जो आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से और हो सकते हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं करे। ओके, देन आता है हमारा स्टोरेज यूनिट। ओके, सो स्टोरेज यूनिट हमारी क्या करती है, होल्ड करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को। ओके, जिसके थ्रू जो हमारा इनपुट यूनिट उसको बाद में फिर प्रोसेस करती है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, इट प्रिजर्व द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट बिफोर दीज आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइस। ये प्रिजर्व करके रखती है हमारा जो डेटा होता है उसको अपने पास, उसको आउटपुट को देने से पहले अपने पास रखती है। ओके, देन आता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। सो हमको पता है कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हुए आए हैं। ओके, जैसे अगर हमें हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर कराना है, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम लिमिट के लिए स्टोर कराना है, तो हम वहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज का यूज करते हैं। ओके, बट एक प्रॉब्लम क्या होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज में कि सिर्फ जो हमारा डेटा होता है वो कुछ देर के लिए ही वहाँ पे होता है। ओके, देन आता है सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, हम हमारा सिस्टम टर्न ऑफ भी कर दे, वो हमारे पास तब भी रहे, वो हमारे डेटा को कुछ भी इफेक्ट ना करे, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का। ओके, यानी कि यहाँ पे हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है, वो फिर कहीं नहीं जाता, इवन हम अपना सिस्टम भी टर्न ऑफ क्यों ना कर दे। ओके, देन आती है हमारी आउटपुट यूनिट। सो बेसिकली आउटपुट यूनिट क्या होती है, जो हमारा आउटपुट होता है उसको प्रोवाइड करती है, यानी कि एक हमें इंफॉर्मेशन जो है हमारी उस चीज को हमारे पास शो करती है। सो बेसिकली कौन कौन सी होती है, अगर देखो हम जब प्रिंटर का यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमने पहले उसको आउटपुट दिया, कुछ भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो हमने
अपने सिस्टम में प्रोवाइड कर दी, बट जो हमें एग्जैक्ट हमारे हाथ में जो आउटपुट आएगा वो किसकी हेल्प से आएगा? प्रिंटर हो गया, ओके, वीडियो हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ओके, देन आता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सो मैंने आपको अभी बताया कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारी क्या होती है। जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं हमारे ALU की हेल्प से। ओके, देन आता है हमारा CPU। सो हमको पता है कि CPU क्या होता है। CPU हमारा एक ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर होता है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि CPU क्या होता है। ओके, सो इसमें बेसिकली जो हमारा जितना भी वर्क होता है वो कंट्रोल करा जाता है हमारा CPU की हेल्प से। तो जो CPU होता है वो देखता है कि कब किस चीज को मुझे कितना वर्क करवाना है, तो वो सारा टारगेट जो होता है मैनेज करके रखता है हमारा CPU। ओके, ओके, अब आता है हमारा डिफरेंस। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है यूज्ड बाय CPU फॉर करंट प्रोसेसिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम हमारे सिस्टम में अब कोई वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कौन सी मेमोरी का यूज कर रहे हैं? प्राइमरी का। ओके, सो और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? वो हमारी वो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए। यानी कि एक बार हमारा काम हमने कंप्लीट कर दिया तो अब हमें हमारे डेटा को कैसे स्टोर करना है वो सब किसकी हेल्प से करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से करते हैं। ओके, यानी कि अगर हम हमारे सिस्टम को टर्न ऑफ भी करते थे तो वो हमारा डेटा सिक्योर रहे एक उसमें। देन इसका CPU एक्सेस क्या होता है? जो प्राइमरी मेमोरी होती है हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं CPU से, बट जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम डायरेक्टली CPU से एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं जो इसकी स्पीड होती है प्राइमरी की वो वेरी हाई होती है। ओके, बट सेकेंडरी की स्पीड जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। ओके, देन स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है प्राइमरी में लिमिटेड होती है, बट सेकेंडरी में हम अपने बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट जो होती है प्राइमरी की एक्सपेंसिव हो जाती है, बट सेकेंडरी जो होती है वो चीप होती है। ओके, देन जो होती है मोस्टली वॉलेटाइल होती है रैम। ओके, और सेकेंडरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। डेटा रिटेंशन क्या होती है? डेटा लॉस्ट हमने अभी जैसे देखा, तो जो रैम होती है उसमें हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो जो रैम होती है हमारी वो आगे इसके हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या है रैम और रोम में, ये हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, देन यूसेज आ जाते हैं। स्टोरेज स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज। ओके, देन इसमें क्या होता है? स्टोर्स प्रोग्राम फाइल्स एंड बैकअप डेटा जितना भी हमारा होता है वो सब कुछ इसमें होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके प्राइमरी मेमोरी के, क्या क्या हो सकते हैं? रैम, रोम, कैच। ओके, देन इसमें क्या होते हैं? पेन ड्राइव्स हो गया, DVD हो गया, CD हो गया। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? इसेंशियल फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए प्राइमरी। ओके, और इसमें क्या होती है? सेकेंडरी में यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करा जाता है। ओके, देन आगे क्या आता है? रैम और रोम। सो ये भी हमारा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, तो हम इससे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ये जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट 1, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ओके, पैरामीटर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, पैरामीटर्स इनके सबसे पहले कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? सबसे पहला होता है नेचर। तो नेचर कैसा होता है? रैम का वॉलेटाइल होती है और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। यानी कि वॉलेटाइल का मतलब क्या हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है जब भी हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। और जो रोम होता है उसमें हमारा डेटा कहीं नहीं जाता, हमारा डेटा वहीं पे सिक्योर रहता है। ओके, एक्सेस टाइम जो होता है इसमें क्या करते हैं हम रैम के अंदर? रीड एंड राइट। रोम के अंदर क्या होता है? रीड ओनली। नॉर्मली तो रीड ओनली। ओके, स्पीड जो होती है इसकी वेरी हाई स्पीड होती है रैम की, और रोम की क्या होती है? स्लोअर देन रैम होती है। पर्पस क्या होता है? स्टोरेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज। उस डेटा को स्टोर करके रखता है जो कि हम करेंटली यूज कर रहे हैं। ओके, और रोम क्या करता है? स्टोरेज परमानेंट प्रोग्राम्स। मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं? डेटा कैन बी मॉडिफाई इजिली, हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। रोम क्या होता है? डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाई इजिली। ओके, देन होता है रैम। रैम के अंदर क्या होता है? हमारा CPU इंटरेक्शन कितना होता है? एक्टिवली यूज्ड बाय CPU ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यूज्ड ओनली एट स्टार्टअप और बूटिंग के टाइम पे होता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है रैम की वो हमारे रोम से ज्यादा होती है। ओके,
और कॉस्ट पर बिट के हिसाब से जो होती है इसकी एक्सपेंसिव होती है और इसकी होती है चीपर। एग्जाम्पल हो सकता है डी रैम, एस रैम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ओके, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने जाते हैं। जो अभी आए थे कुछ टाइम के, अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो जो हमारा ये वाला है, यानी कि जो हमारे रोम के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अभी हमारी जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ओके। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होती है हमारी प्राइमरी होती है, एक होती है हमारी सेकेंडरी, ओके। तो जो प्राइमरी होती है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रैम हो गया, रोम हो गया। तो अभी जो हमें इस बार पढ़ना है वो सिर्फ हमें रोम के जो पार्ट्स होते हैं वही पढ़ने हैं, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से हो गए? पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, पी रोम, ये रिपीट हो गया इस पे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, ओके। चलो देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। और ई पी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामिंग में देखते हैं प्रोग्राम ओनली वंस, एक बार ही हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने हमारे सिस्टम के अंदर एक बार कर दिया तो उसको हम बार बार नहीं कर सकते, एक ही बार लिखा जाएगा। बट जो ईपीरोम जो होता है कैन बी रीप्रोग्राम, हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और सेम ही ईपीरोम में भी यही होता है कि हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार जब हमने पी रोम के अंदर अपना डेटा लिख दिया हम उसको इरेज भी नहीं कर सकते। बट जो ईपी रोम होता है उसके अंदर हम इरेज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? यूवी लाइट की हेल्प से हम इसको इरेज कर सकते हैं। और इसमें भी कर सकते हैं, ईपी रोम में किससे कर सकते हैं? इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज कर सकते हैं। एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, क्योंकि इसमें ईपी रोम में हम इरेज तो कर सकते हैं हमारे डेटा को, बट ये एक बार में सारे डेटा को डिलीट करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता। बट वहीं ईपी रोम जो होता है वो हमारे डेटा को उतना ही डिलीट करेगा जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे, ओके। हाँ, जैसे मैंने रीयूजेबिलिटी आपको अभी दिखाई, इसमें 1 टाइम यूज ओनली होती है, इसमें लिमिटेड रीयूजेस होते हैं, हाई रीयूजेस होते हैं हमारे ईपी रोम के अंदर, ओके। स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है पी रोम की, फास्ट रीड, नो रीराइट, इसके अंदर रीराइट नहीं कर सकते जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर, ओके। स्लोअर ड्यू टू यूवी प्रोसेस की वजह से वो स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा, ओके। फास्टर देन ईपी रोम से फास्ट होती है, बट कम किससे होती है? पी रोम से कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लीस्ट फ्लेक्सिबल, ओके। और मॉडरेट होता है हमारा ईपी रोम के अंदर, और ईपी रोम के अंदर मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट किसकी होती है? हमारी सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट होती है ईपी रोम की, ओके। देन इसके बाद पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है? पी रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, और ईपी रोम जो होता है वो भी नॉन वॉलेटाइल, ये सारे ही नॉन वॉलेटाइल होते हैं। यानी कि क्या होता है नॉन वॉलेटाइल? हमने जस्ट अभी डिस्कस करा था कि नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, ओके। तो अगर अभी आपको याद है तो बिल्कुल अभी जस्ट कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होती है, ओके। नॉन वॉलेटाइल मैं बताती हूँ, इतना आप कमेंट में बताना, ओके। जैसे हमने पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया, उसके बाद भी जो हमारा डेटा है वो उसमें स्टोर रहता है, सेफ रहता है, ओके। फिर क्या आती है हमारे यूजर्स परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए, ओके। फिर वेयर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, और माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए होता है, ओके। ओके, तो ये वाला जो है हमारा मेमोरी हिरार्की ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको पढ़ते क्यों है। मेमोरी हिरार्की ऑफ ए कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? ताकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है हम उसको फास्ट बना सके, कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सके, ओके। मेन रीजंस क्या हो सकते हैं इसके पीछे के? स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है, कॉस्ट कम रखने के लिए यूज करा जाता है, ओके। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है, इफेक्टिव डेटा एक्सेस के लिए यूज करा जाता है, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए यूज करा जाता है, ओके।
देन इसके बाद क्या आता है, हम इसको समझते हैं। चलो, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को PYQs को देखोगे, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी कुछ डिफरेंसेस को कवर करा है, तो क्या होता है कि एक ही क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल डिफरेंसेस हमसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती है, क्लोज होती है हार्डवेयर के। ओके, इट इज फार फ्रॉम, ये दूर होती है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर्स। ओके, ये क्या होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, क्या होती है मशीन डिपेंडेंट होती है, और वही जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ओके, और इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड राइट। लो लेवल लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है, जैसे कि अभी हमारी मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेजेस हो गई, असेंबली लैंग्वेजेस हो गई, जो कि हम अभी आगे चल के इन सबको पढ़ेंगे। ओके, ये क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। जैसे कि अभी हम जो क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें क्या बेसिकली PPS में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सी को सीखेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम ये सब चीजें सीखेंगे सी के अंदर। ओके, तो वही ये करता है। देन आता है हमारा प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स। प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होती है। इसमें हमें एफर्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें बिना एफर्ट्स के हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को हम सीख लेंगे। देखो, अनटिल एंड अनलेस हम किसी चीज के ऊपर एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं, वो हमें वैसे भी नहीं आती। बट फिर भी जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं एज कंपेरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो हाई होती है इसकी, लो लेवल लैंग्वेज की, और एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो कंपैरेटिवली स्लोवर होती है। ओके, और इट इज नॉट पोर्टेबल, नहीं होती है। ओके, तो बताओ पोर्टेबल का मतलब क्या होता है। वही होता है कि हम किस चीज को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, तो वो होता है हमारा पोर्टेबल। ओके, इट इज यूज एन असेंबलर, असेंबलर की तरह हम इसको यूज करते हैं। और इसको कैसे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, सो असेंबलर की डेफिनेशन भी होती है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, असेंबलर क्या होता है। ओके, देन आता है हमारा एरर हैंडलिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है। इसके अंदर जो होती है एरर हैंडलिंग ईजी होती है। बट देखो, जब भी हम नई नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, हमें किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हर प्रोग्रामर के लिए, जो बिगिनर है उसके लिए टफ पड़ जाता है अपने ही प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना। ओके, तो ये चीज़ तो है, बट इसमें डिफिकल्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज में और भी ज़्यादा। ओके, प्रोग्राम डेवलपमेंट टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेती है, इसमें टाइम कम लगता है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल, इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल्स। रीडेबिलिटी जो होती है उसकी लो होती है, और रीडेबिलिटी जो होती है इसकी हाई होती है। रीडेबिलिटी से हम क्या समझते हैं, इसमें मतलब हम ये समझते हैं कि हम कितनी आसानी से किसी कोड को, टेक्स्ट को हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स हो गए इसके, मशीन लैंग्वेज हो गया इसका एग्जाम्पल, असेंबली लैंग्वेज हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए C++, जावा, पाइथन। अभी आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको सीखने को मिलेगी पाइथन, जावा, ये सब आपको मिलेंगे। ओके, सो आगे मूव करते हैं। ओके, ये आता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस की जनरेशन भी होती है। ओके, सो बेसिकली अभी देखो हमारी जनरेशन ऑफ ए लैंग्वेजेस क्या होती है, क्लासिफाई कर दी गई है हमारी मल्टीपल उसमें। कहाँ तक पहुंची है भाई अभी तक हमारी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। हमारी जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस 5th जनरेशन तक पहुंच चुकी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो होती है उसको हम, कौन सी जनरेशन होती है, दीज लैंग्वेजेस यूज बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट 0 और 1, जो दो ही बाइनरी नंबर्स को रखती हैं, विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, प्रोग्राम्स written in machine language are executed very fast because no translation is required. किसी translation की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। Okay, binary digit can cause program failure.
जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वही प्रोग्राम फेलियर को कॉज करती हैं। दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट कौन सी लैंग्वेज होती है। ओके, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हो गए बाइनरी मशीन कोड। इसकी एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? ये वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इसको किसी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज है इसकी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एरर प्रोन एंड हार्ड टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। मशीन डिपेंडेंट है तो किसका पार्ट होती है बताइए? लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट है तो ये ओके। ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो और अपने नोट्स में कवर करो। जितने अपने हैंड रिटन नोट्स करोगे उतना इजी रहेगा और अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी पड़ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फ्रॉम सेकंड जनरेशन। ओके, सेकंड जनरेशन में क्या आता है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती है हमारी? ये भी हमारी क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट होती है। अभी तक इन सबको एक बिगिनर के लिए पढ़ना अंडरस्टैंड करना बहुत टफ है। ओके, इसीलिए हमारी जनरेशन्स आगे मूव करती गई ताकि हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको इजी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो देखते हैं इसके बारे में। ओके, इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर दे यूज मिनोमोनिक्स। मीन्स सच एज, क्या होता है मिनोमोनिक्स का मतलब? ये हमारा कुछ एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम अपनी चीजों को इजीली याद कर पाए, उनको अंडरस्टैंड। जैसे एडिशन होता है तो उसको हम किससे कहते हैं? ऐड हो गया। ओके, सब्ट्रैक्शन होता है उसको हमने सब। ओके, then move and then etc, which makes programming easier than machine language. An assembler is required to convert assembly code into machine code. Okay, assembly languages provides better control over hardware but is still machine dependent. ये still अभी machine dependent है, यानी कि low level language है ये। तो अभी इसका एडवांटेज देखते हैं हम क्या क्या हो सकती हैं हमारी इसकी। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज से ईजी होती है, फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, बेटर हार्डवेयर कंट्रोल। डिसएडवांटेज मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स। जैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या होती है? थर्ड जनरेशन आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। These languages use English like statements, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं ना। सी जो होती है वो हमारी थर्ड जनरेशन है जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इसको। ओके, मेकिंग देम इजी टू लर्न, राइट एंड अंडरस्टैंड। A compiler or interpreter is used to convert high level language into machine code. यानी कि इसमें हमारा कंपाइलर होता है जो कि हेल्प करता है हमारे जो कोड लिख रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेजेस की, यानी कि जो हमारे सिस्टम होते हैं उनको ईजी अंडरस्टैंड करना हो जाता है। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। क्या मतलब होता है इसका? सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। ओके, यानी कि एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर रन कर सकते हैं। दे रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स एंड डेवलपमेंट टाइम। कैसे एग्जांपल्स अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या हो गए इसके? इजी टू राइट एंड डिबग, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? स्लोअर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू, क्योंकि अभी देखो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अभी कुछ बच्चों ने लिखे भी होंगे अपने फर्स्ट सेम के अंदर जिनके पास पीपीएस सब्जेक्ट था, तो उन लोगों को पता होगा कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी मिस्टेक्स को देखता है कि हमने कहाँ पे किस लाइन में क्या एरर करा है, वो उस चीज को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये टाइम प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेट्स मूव फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ जनरेशन। ओके, ये क्या? फोर्थ जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, डिजाइन टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स इवन फर्दर। दे फोकस मोर ऑन व्हाट इज टू बी डन रेदर देन हाउ इट इज डन। ये इस चीज पे फोकस नहीं करती कि
क्या हो रहा है, ये फोकस करती है कि कैसे हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है. These languages are widely used in database management, report generation and data processing. Okay, fourth जनरेशन जो होती है हमारी लैंग्वेज रिक्वायर्ड फीवर लाइंस ऑफ कोड एंड आर ऑफन यूज्ड बाय नॉन प्रोग्रामर्स. कौन कौन सी, एसक्यूएल हो गई, फॉक्स प्रो हो गई, ऑरेकल हो गई. ओके, एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, वेरी इजी टू यूज, लेस कोडिंग, कोडिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है, हाई प्रोडक्टिविटी इसकी होती है. लिमिट, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल होती है, स्लोअर एग्जीक्यूशन होता है इसका. ओके, now let's move. Okay, now move to last generation, means fifth generation language. Okay, so fifth generation language वो mainly based होती है AI, artificial intelligence and logical programming. In these languages हम क्या करते हैं, इन languages के अंदर जो programmers होते हैं define the problem और constraints and the system automatically find the सॉल्यूशन. जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, हमारा कुछ लाइक हमें कुछ भी क्वेरी होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो होती है हमारी, जो प्रॉब्लम होती है हमारी, उसको डिस्कस करते हैं हम वहाँ पे. तो उससे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को. जैसे कि दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स एंड एआई बेस्ड एप्लीकेशंस. एआई बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हो गई हमारी, चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई हो गई. ओके, बहुत सारी आ रही हैं, अभी हमारी नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं. आप लोग किसका सबसे ज्यादा यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके, एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, एडवांटेजेस यूजफुल फॉर एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम, मिनिमल प्रोग्रामिंग एफर्ट्स. ओके, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, लिमिटेड प्रैक्टिस यूज. अभी देखो हम लोगों को, देखो वैसे ये सही भी है कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं हम देखें कि इस चीज़ का एक ड्रॉबैक भी है. हम लोग अब क्या करते हैं कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली हम ऐसे ही एआई बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर कर देते हैं, हम उसको सर्च नहीं करते, देखते नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं इनके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं. जैसे आप लोग भी अपनी असाइनमेंट्स के लिए इनका यूज करते होगे. चलो आगे मूव करते हैं. ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है हमारा कंपाइलर. बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन देखेगा. ओके, जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, बट इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड हमारे मशीन रीडेबल कोड्स होते हैं जो हम अपने कॉलेजेस में लिखते हैं, देव के अंदर लिखते हैं, हाँ वीएस कोड के अंदर लिखते हैं. तो वो क्या करता है, पूरे कोड को एक बार में कर लेता है, फिर वो हमको बताता है कि हाँ आपका एरर इस एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आ रखा है. तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. हाँ, अभी जो इंटरप्रेटर क्या करता है, शो लाइन बाय लाइन शो करता है हमें. अब इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन इज फास्ट, आफ्टर कंप्लीशन के बाद एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है. एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर के अंदर स्लो होता है. रिक्वायर्स मोर मेमोरी, रिक्वायर्स लेस मेमोरी इंटरप्रेटर के लिए. प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा अभी. अब इसमें इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन. सेम कंपाइल्ड कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, एक ही प्रोग्राम जो होता है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है. प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड एवरी टाइम, हर बारी वो जो है प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेट होगा. डिबगिंग जो होती है हमारी कंपाइलर के अंदर वो डिफिकल्ट होती है. डिबगिंग क्या होता है हमारा, डिबगिंग होता है हमारे एक कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड करना और उनको सही करना, वो चीज हमारी डिबगिंग कहलाई जाती है. तो कंपाइलर के अंदर डिफिकल्ट होती है और इंटरप्रेटर के अंदर इजी होती है, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी लाइन बाय लाइन कर रहा है तो इजी तो होगी. स्टॉप कंपाइलेशन इफ एन एरर ऑकर्स, अगर कोई एरर आ जाता है तो कंपाइलेशन जो है वो रुक जाता है. कंटिन्यूज इंटरप्रिटेशन अंटिल एरर इज फाउंड, जब तक एरर फाउंड नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहता है. यूज फॉर लार्ज प्रोग्राम्स के लिए यूज करी जाती है.
जैसे सी प्लस प्लस, जावा। हाँ, और ये क्या होती है हमारी स्मॉल प्रोग्राम्स, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सब आप अभी आगे आगे पढ़ोगे। आगे मूव करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मार्क कर लेना इसको, लिंकर। ओके, लिंकर क्या करता है, कंबाइन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल। जो हमारे मल्टीपल फाइल्स होती है उनको कंबाइन कर लेता है, किसमें, सिंगल एग्जीक्यूटेबल। सिंगल एग्जीक्यूटेबल को समझते हैं कि क्या होता है। अभी देखो आगे है तो समझना जरूरी है ना, डाउट रहना गलत बात है। अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगी कि किसी की भी डाउट्स है उसको मैं ऐसे ही ना छोड़ूं, और किसी की भी कुछ भी क्वेरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो देखो, सिंगल एग्जीक्यूटेबल्स क्या होता है, हमारी एक ऐसी प्रोग्राम फाइल होती है जो पूरे प्रोग्राम रन करने के लिए सफिशिएंट होती है, और डायरेक्टली सीपीयू से एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके, और लोडर क्या होता है, लोड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। ओके, लिंकर ऑपरेट्स आफ्टर कंपाइलेशन एंड बिफोर एग्जीक्यूशन। कंपाइलर से पहले, कंपाइलर के बाद और एग्जीक्यूशन से पहले। ऑपरेट एट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या, रन टाइम, जो हमारा रन टाइम हो रहा है ना उसी टाइम पे। ओके, होता है हमारा रिसॉल्व एक्सटर्नल सिंबल्स एंड फंक्शन रेफरेंसेस, डू नॉट परफॉर्म सिंबल रिजोल्यूशंस। हाँ, लिंक्स रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज विद ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। जो लिंकर होता है, लिंक करता है हमारी लाइब्रेरीज को, किसके लिए, किसके साथ, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ। यूज्ड ऑलरेडी लिंक्ड एग्जीक्यूटेबल, ऑलरेडी यूज करता है। हाँ, जनरेट फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये नहीं जनरेट कर पाता जो हमारी होती है। वर्क विद ऑब्जेक्ट कोड एंड लाइब्रेरीज, वर्क विद एग्जीक्यूटेबल कोड। फिर होता है डिटेक्ट लिंकिंग एरर्स, अनडिफाइंड सिंबल्स, मल्टीपल डेफिनेशंस, डिटेक्ट लोडिंग एरर्स, मेमोरी इश्यूज का मेमोरी इश्यू होता है। परफॉर्म रिलोकेशन ऑफ एड्रेस लॉजिकल, परफॉर्म, लोडर क्या होता है, परफॉर्म एक्चुअल मेमोरी प्लेसमेंट, नो डायरेक्शन इंटरेक्शन विद सीपीयू एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर कर देता है। इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए इसेंशियल फॉर रनिंग द प्रोग्राम। ये लिख के आना अच्छे से। ओके, आगे मूव करते हैं। असेंबलर, असेंबलर क्या होते हैं, देखो, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओके, देखो असेंबलर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ह्यूमन फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन यानी कि असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब चलो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हो गई हमारी इसके। ओके, अब ये देखो जैसे सोचो आप इंग्लिश में एक रेसिपी लिख रहे हो। हाँ, क्या लिखोगे उसमें, एड 2 कप ऑफ शुगर मिक्स विद फ्लावर, बेक फॉर 30 मिनट्स, ये सब लिखोगे। कंप्यूटर सिर्फ नंबर और कोड समझ सकता है। जैसे हो गए हमारे कंप्यूटर नंबर और कोड से यानी कि बाइनरी नंबर्स को समझता है। हाँ, कौन कौन से बाइनरी नंबर्स, जैसे हो गए 1 0 0 1 1 1 हो गया, ये सब हमारा समझता है कंप्यूटर। अब देखो असेंबलर का क्या काम है, आपने उसको एक रेसिपी बता दी, स्टेप बाय स्टेप बता दी रेसिपी। अब देखो असेंबलर क्या करेगा, उस रेसिपी को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड्स में, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा केक को बना सके। बहुत सिंपल एग्जांपल था, आई होप आपको समझ आया हो असेंबलर क्या होता है। ओके, देन होता है फंक्शन ऑफ असेंबलर के फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसलेट, मैंने अभी आपको बताया था। मिनोमोनिक क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम ऐसे इस वे में लिख पाए ताकि वो हमें याद रहे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको लिख लेते हैं। हाँ देखो अभी इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, हाँ, क्रिएट एंड मेंटेन्स ए सिंबल टेबल, असाइन मेमोरी एड्रेस टू वेरिएबल्स एंड लेबल्स, डिटेक्ट सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। इनपुट एंड आउटपुट, देखो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो मशीन डिपेंडेंट होता है,
फास्टर देन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर से फास्ट होता है। प्रोड्यूस एफिशिएंट मशीन लेवल प्रोग्राम्स, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर। रोल इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इसका क्या रोल होता है? हाँ, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज रिटर्न, असेंबलर कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट फाइल्स, लोडर लोड्स प्रोग्राम इनटू मेमोरी। ये होता है हमारा असेंबलर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो समझते हैं। अभी देखो मैं इसको बोलूंगी ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि देखो ये हमारी यूनिट जो होती है वो स्कोरिंग होती है। अभी मैं आपको एग्जाम टाइम के पास आपको एक शीट प्रिपेयर करके दूंगी जिसमें हम सारे ही PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके ओके, सो देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक्ट किसकी तरह करता है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, और मैनेज करता है ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर क्या होता है, वो कंपोनेंट्स जिसको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। ओके, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स देखो एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर का एफिशिएंट यूज होता है, यूजर कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, रिसोर्स शेयरिंग, हाँ, सिस्टम रीडेबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टाइप्स लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ओके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हो गए विंडोज, लिनक्स, मैक। एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, एल्गोरिथम को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एल्गोरिथम बेसिकली हमारे किसी भी चीज को लिखने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको कुछ भी नंबर्स को ऐड करना है तो वहां पे आप एक सिंपल लॉजिक बनाओगे कि हाँ, एक नंबर हमारे पास लेट्स सपोज 5 दे रखा है और दूसरा नंबर हमारे पास दे रखा है 10। सो इसमें हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों का सम क्या है। यहाँ पे सिंपल सा हमने लॉजिक लगाया है कि वहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है। अब एक बात ये समझते हैं कि हम इसमें एल्गोरिथम को यूज ही क्यों कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी है। तो देखो, हमारा जो सिस्टम होता है उसी प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिंपल नहीं समझ पाता कि हम क्या अपने काम को कैसे कराना चाहते हैं, कैसे बोल रहे हैं। हमें एक सिंपल लॉजिक तैयार करना पड़ेगा जिसके बेसिस के ऊपर जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करेगा। देखो सिंपल सा हम अगर इसका रूल समझे तो एल्गोरिथम होता है वो हमें बताता है कि व्हाट टू डू, और जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे बताती है कि हाउ टू डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कुछ हमारे इसके मेथड्स होते हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स को। ओके, तो मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्लो चार्ट हो गया, सूडो कोड हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे इसके कुछ एल्गोरिथम के मेथड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ जाते हैं कि हाँ, हमारा कुछ भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, अगर उसमें हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो वो लॉजिक बिल्ड कर देता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस हमारा जो है प्रोग्राम इस तरीके से लिखा गया है। इजी टू अंडरस्टैंड होता है और एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा इजी मेथड हो जाता है किसी भी कोड को लिखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एग्जाम्पल्स, तो उससे अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एडिशन करनी है कि मतलब इसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है 2 नंबर्स के अंदर। तो देखो सिंपल हम लॉजिक लगाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आपको कुछ भी 2 नंबर्स दिए जाएंगे तो स्टेप 1 में आप यही देखोगे कि हमें स्टार्ट करना है, किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो यही करते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 2 नंबर्स क्या क्या है, रीड करेंगे कि हाँ, हमारा A नंबर क्या है और B नंबर हमारा क्या है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि A, अगर हमारा जो A है वो ग्रेटर देन हो जाता है B से, तो क्या होगा, हमें क्या प्रिंट कराना है कि प्रिंट हम क्या कर देंगे, A जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। एल्स के इफ एल्स वाले जो है पार्ट वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स हमारा क्या होता है। तो उससे आपको बहुत अच्छे से लॉजिक समझ आ जाएगा कि हम क्यों यूज करते हैं।
ओके, बेसिकली कंडीशंस होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाता है कि अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके बाद वो चेक करे दूसरी कंडीशन के पास जाके कि उसकी कंडीशन क्या आती है। ओके, तो अगर नहीं बनता है तो जो बी होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है इसका। फिर जो हमारा एल्गोरिथम है वो यहाँ पे आके बंद हो जाएगा। अभी देखो, अगर हम यहाँ पे कंडीशन हम कुछ और लगा देते, अगर हम यहाँ कर देते कि इफ b इज ग्रेटर देन a, तो क्या प्रिंट हो जाता है यहाँ पे कि a जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट है, एल्स b इज लार्जेस्ट नंबर। सिंपल लॉजिक बन जाता है। ओके, सो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम एल्गोरिथम का कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर इज ओड और इवन। मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे, हमारी एग्जाम से आने वाले होंगे, तो उसमें हम अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करेंगे और PYQs को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने PYQs से ही लिए हैं ये क्वेश्चंस भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। इवन के लिए क्या कंडीशन होती है, एंड मोड 2 इज इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट करना है नंबर इज इवन। सिर्फ आपको ये कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हमारी। एल्स क्या हो जाएगा, नंबर जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वहां पे नंबर जो है वो हमारा ओड हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, सो अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप कुछ भी एक वर्क कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वहां पे एक इनपुट देना जरूरी है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इनपुट। देन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है कि वहां पे कुछ ना कुछ एक आउटपुट तो हमारा डेफिनाइटनेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टेप्स लिखे गए हैं वो क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसके अंदर बहुत सारी चीजों को लिखते हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए कि लिखा क्या है। तो वो क्लियर एक मैसेज जो आप दूसरे को देना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, यानी कि आफ्टर ए फाइनाइट नंबर पे आके वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ईच स्टेप शुड बी सिंपल, एग्जीक्यूटेबल एंड फिजिबल। हाँ, जनरलिटी होनी चाहिए, शुड बी मतलब क्या होता है, ऑल वैलिड इनपुट्स होने चाहिए, नॉट जस्ट ए स्पेसिफिक केस। सिर्फ एक स्पेसिफिक केस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा, इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा है उसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ऑलरेडी कवर हो गया ना, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ, ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब आ जाता है फ्लो चार्ट। सो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारा फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब देखो, आपने एक एल्गोरिथम अपना लिख दिया, हाँ, उसके बाद उसमें उस एल्गोरिथम को आप कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स के अंदर लिख लेते हो, कंडीशंस को लिख लेते हो। ओके, सो सिंबल्स कौन कौन से, ओवल सिंबल होगा। इसका मतलब क्या है, आप ओवल सिंबल के अंदर क्या लिखोगे, स्टार्ट या फिर स्टॉप। जो स्टार्ट कर रहे हो वो लिखोगे और जो स्टॉप कर रहे हो वो लिखोगे। रेक्टेंगल के अंदर क्या लिखते हो, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको आप इसके अंदर लिख लेते हो। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर आप अपना इनपुट लिखोगे या फिर लिखोगे आउटपुट जो है। डायमंड शेप जो होती है, सिंबल जो होता है, उसके अंदर आप डिसीजन लिखोगे, कुछ भी, जैसे अभी हमने वहां पे कंडीशन लगाई थी ना, उसी को आप इसके अंदर लिखोगे। देन आती है फ्लो लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लोज। फ्लो लाइंस बेसिकली ये हो जाती है। ओके, ये होती है हमारी फ्लो लाइंस। ओके, आगे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस कराया ना, वो सब यही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें यहाँ पे 2 नंबर्स का लार्जेस्ट फाइंड करना है। अभी हमने देखा था कि सबसे पहला एल्गोरिथम के अंदर हमने स्टेप देखा था कि सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में स्टार्ट होगा, प्रोसेस जो है वो कुछ भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन इसके बाद क्या होगा, हमने अभी देखा, उसके बाद क्या था, रीड ए या बी को रीड करता है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अभी देखो, अभी हमने देखा डायमंड के अंदर क्या लिखता है, जो डिसीजन होता है हम वो इसके अंदर लिखते हैं। हाँ, या तो देखो, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो जाता है तो डिस्प्ले बी करेगा नो। अगर यस हो जाता है तो डिस्प्ले करेगा ए। अदरवाइज जो यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस है वो हो जाएगा स्टॉप, कि पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। आता है कि हमें लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का फाइंड करना है कि फ्लो चार्ट क्या बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना।
इंपॉर्टेंट है इसको। ओके सो देखो सबसे पहले कंडीशन आपने लगाई, वही स्टार्ट करा, देन उसके बाद रीड करा ABC। अभी देखो हम एकदम से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालते, हम पहले दो में देखेंगे कि हाँ अगर A और B में से कुछ भी एक निकल जाता है, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा कि हाँ अब हमें किसके बीच में कंपैरिजन करना है। अभी ये देखो A इज ग्रेटर देन B हो जाता है, फिर क्या होगा, इज वो चेक करेगा B इज ग्रेटर देन C है, अगर हाँ है तो डिस्प्ले B इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारी यस हो जाती है, A इज ग्रेटर देन B हो जाता है, तो वो फिर चेक करेगा कि क्या A C से बड़ा है, अगर है तो प्रिंट करेगा A इज हमारा लार्जेस्ट नंबर है। अदरवाइज दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट क्या करेगा, C इज द लार्जेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंड। ओके सो आगे मूव करते हैं। ओके अब आ जाता है सूडो कोड। ओके तो देखो अभी हमने एल्गोरिथम देखा, फ्लो चार्ट देखा। सूडो कोड क्या होता है, हमारा एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ एन एल्गोरिथम का, जो कि हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं। फॉर किस लिए होता है, लॉजिक बिफोर एक्चुअल कोडिंग से पहले जो हम उसमें लॉजिक लगा रहे हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है सूडो कोड की, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल्स कुछ नहीं होते, फोकस ऑन लॉजिक नॉट कोड। जो लॉजिक आप बिल्ड कर रहे हो वो उसके ऊपर फोकस करता है मेनली। अभी फर्स्ट ईयर में हम बेसिकली हम सी के अंदर यही सीखते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिक को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं। ओके देन आ जाता है हेल्प इन फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम राइटिंग के अंदर हेल्प करता है। अभी देखो आपको कुछ भी एक क्वेश्चन दिया गया है तो आप सबसे पहले उसको देखोगे ना कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो वो होती है हमारी बेसिकली हम सूडो कोड उसको कंक्लूड करते हैं। ओके आगे मूव करते हैं। हाँ देखो अभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का लार्जेस्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था तो सबसे पहले क्या करेगा, रीड AB को हमने रीड कर लिया था, वही सिंपल है, कुछ भी बेसिक इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ फंडा नहीं। पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सी का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि सबसे पहला प्रोग्राम हमारा सी में होता है हेलो वर्ल्ड, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके सो हमारे सी के अंदर इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या होता है, हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। और यहाँ पे जो studio.h होता है इसका मतलब होता है यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इस हेडर फाइल्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, जो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है ना, प्रिंट एफ हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे स्कैन एफ होता है, बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे studio.h का यूज करा है। ओके आगे क्या है हमारा, आता है मेन फंक्शन या इंट मेन। तो मेन फंक्शन जो होता है यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, यहाँ यहीं से हमारा जो प्रोग्राम होता है यहाँ से हमारा प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ इसी में क्या होता है, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद इंट, यहाँ पे इंट क्यों लिखा हमने, ये देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंट का यूज करा है। ओके देन ये हमने कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज क्यों करते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है, यानी कि जो हमारा कोड है ये वाला पार्ट हमारा ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाता है, इस चीज को ये डिफाइन करता है। हाँ अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हाँ जो भी कोड्स के अंदर लिखा जाता है, इसके हमारे कोड्स के अंदर जो लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, यही हमारा प्रिंट होके हमारा आउटपुट आ जाएगा। मैं भी आपको आगे जब हमारी सीरीज आएगी तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि हम एक प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं VS कोड के अंदर या देव सी के अंदर आप कैसे लिख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके देन इसके बाद हमने यहाँ पे यूज करा है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का क्या मतलब हो जाता है, प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे जीरो का मतलब होता है नो एरर, यानी कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम होता है। चलो आगे मूव करते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे सेम वही चीजें लिखी गई हैं। हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट जो होता है हमारा, ये होते हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को ये इंक्लूड करता है, जो कि हमें अलाउ करती है यूज ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ हमारे इसमें यूज करे जाते हैं। इंट मेन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है हमारा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, ये यहाँ पे वही सेम चीज है। ओपन ब्रेसेस होते हैं मेक द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन बॉडी, और जहाँ पे आपके ओपन ब्रेसेस खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। ओके देन यहाँ पे प्रिंट एफ जो था, मैंने अभी बताया था कि आपको अपने आउटपुट को डिस्प्ले कौन सा करना है, तो वो चीज हम उसके अंदर लिखते हैं प्रिंट। अगर आपको हेलो वर्ल्ड करता है, हम सी के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम यही लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके रिटर्न जीरो हमने इसलिए यूज करा था ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और जीरो को हम यूज करते हैं ताकि वहां पे कोई एरर शो ना हो। ओके
अब आते हैं वेरिएबल्स इन सी। सी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे यूज करे जाते हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन, ओके, दैट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाई इन ए प्रोग्राम। ओके, देन आते हैं हमारे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं एक वेरिएबल को लिखने के लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपकी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जो कोड लिख रहे हो आप उसमें एरर आ जाएगा। सबसे पहला क्या पॉइंट बनता है कि स्टार्ट विद ए लेटर, किसी भी लेटर से स्टार्ट करो और अंडरस्कोर से। आप इसमें एट द रेट होता है, हैशटैग होता है, उससे आप अपने कोड वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। देन आता है कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर 1 2 3 वट एवर द नंबर, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नो स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स वही एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब हमारे स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं। ओके, कैन नॉट बी सी कीवर्ड। कीवर्ड्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज नहीं करते हैं। सी स्केल सेंसिटिव होता है, इसलिए सम एंड सम आर डिफरेंट। सम जो होता है और सम होता है, ये वो दोनों की दोनों से अलग चीज होती है, सेम नहीं होती है। अभी आप जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आपने एक जगह पे लिख दिया सम और दूसरी जगह पे आपने ये कैपिटल वाला इसलिए लिख दिया, तो ये आपका एरर वहां पे शो कर देगा। ओके, आगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स हमारे वेरिएबल के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। हाँ, किसके बेसिस पे करते हैं? स्कोप एंड लाइफ टाइम के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। लोकल वेरिएबल्स क्या करते हैं? डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक, मतलब जो फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही ये होते हैं, डिक्लेयर करे जाते हैं। एक्सेस ओनली व्हेन दैट फंक्शन या ब्लॉक जो हमारा क्रिएट व्हेन स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय व्हेन इट्स एंड। ओके, ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। हाँ, ये यहाँ पे देखो इंट a इज इक्वल्स टू 10। सो व्हाट इज द वेरिएबल a? यहाँ पे हमारा हो गया है वेरिएबल का, हमारा a यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? आउटसाइड ऑल दी फंक्शन डिक्लेयर करे जाते हैं। डिक्लेयर का मतलब आप किसी भी उसको डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ हमारा एक ही पर्टिकुलर फंक्शन है, वो हमने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल कौन सा हो गया? इंट x इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे मेन फंक्शन के बाहर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन आता है स्टैटिक। डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल लाइफ टाइम इन एंटायर प्रोग्राम। ओके, बट स्कोप इज लिमिटेड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया वाइड काउंट, स्टैटिक एंड c इज इक्वल्स टू 0, C प्लस प्लस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे आने वाली यूनिट्स के अंदर। ओके, देन आता है फोर्थ होता है रजिस्टर वेरिएबल्स। डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड्स रजिस्टर, स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस के लिए। एक्सेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ओके, ये होते हैं हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स। रजिस्टर इंट आई, ये हमारे लूप्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप आगे वाली यूनिट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल टाइप्स ऑन द डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपके लिए आगे याद रखने के लिए भी जरूरी होता है। सबसे पहले आता है इंट। सो बेसिकली इंट हमारा कोई भी होगा जो स्टोर करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को। ओके, इंटीजर टाइप, इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? हो गया हमारा 1 2 3 4 5, दिस आर ऑल इंटीजर्स। फ्लोट हो गया, फ्लोट क्या करता है? हमारी स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने 10.5, यानी कि जो पॉइंट्स आ जाता है जिसमें, वो होती है हमारी डेसिमल वैल्यू। देन आता है कैर। कैर हमारा बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रखता है उसको, वो होता है हमारा कैर। ओके, देन होता है डबल। डबल स्टोर्ड लार्ज डेसिमल वैल्यूज विद हाई प्रिसिजन, यानी कि जो हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है उनको डबल हमारा यूज करता है, स्टोर करता है मीन्स। ओके, आगे मूव करता है। एरर्स, अभी हमने देखा कि प्रोग्राम कैसे होता है, अब आते हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं एरर्स। एरर्स हमारी कुछ भी मिस्टेक हो जाती है प्रोग्राम के अंदर जो कि हमारी स्टॉप कर देती है प्रोग्राम को वर्क करने से। हाँ, एरर हमारा कोई सा भी हो सकता है। अभी देखो सबसे पहले होता है हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? अभी आप देखो इसके अंदर क्या है मिसिंग, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपको लगेगा, एक बिगिनर को लगता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स नहीं है, बट सिंपल एक सेमी कॉलन की वजह से जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारा गलत हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे तो ये सिंटैक्स एरर शो करेगा। रन टाइम एरर क्या होता है? जब आपका जो प्रोग्राम है रनिंग के टाइम पे एरर शो कर रहा है। लाइक देखो अभी आपने यहाँ पे लिख दिया हमारा a जो है वो 10 है और b जो है c है। अब आपका c कोई भी एक वेरिएबल है, वो क्या है? a डिवाइड b। अभी ये एरर शो कर देगा क्योंकि डिवीजन बाय 0 एरर होता है। ओके, क्यों होता है? तो प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट क्रैशिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्रैश कर जाएगा। आगे मूव करते हैं। लॉजिक एरर। लॉजिक एरर क्या होता है? देखो, ऑकर्स व्हेन रन बट गिव रॉन्ग आउटपुट्स। रॉन्ग आउटपुट देता है। इंट a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20 हो गया। प्रिंट क्या करना है हमें? परसेंटाइल d a माइनस b। परसेंटाइल d जो होता है बेसिकली हमारा इसलिए यूज करा जाता है
परसेंटाइल डी हमारा यूज करा जाता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट या इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ओके, आगे मूव करते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेक श्योर कि मैं आप सबकी क्वेरीज जो है उनको आंसर कर पाऊँ। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के। अभी देखो आपको क्या करना है, सम ऑफ 3 नंबर्स का हमें सम प्रिंट करके दिखाना है सी के अंदर। अभी हमने डिस्कस करा था, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए हैं, 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नंबर्स को प्रिंट करना है। अभी देखो ए बी सी हमारे 3 वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे, और सम क्या होता है, हमारा सम एक हमने वो वेरिएबल ले लिया है जो हमें आंसर देगा। यानी कि आपके पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, जैसे ए बी सी यानी कि 1 2 3 दे रखे हैं। अब हमें एक नंबर और चाहिए, एक वेरिएबल और चाहिए जो उसके आंसर को स्टोर करके रखेगा। दैट्स व्हाई वी यूज हियर सम। प्रिंट हमने प्रिंट एफ करा है कि एंटर 3 नंबर्स हम उससे यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी वैल्यूज को यहाँ पे रख दे। फिर उसके बाद आता है सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। हाँ, और फिर प्रिंट क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और सम। ओके, ये यहाँ पे आके हमारा हो जाता है खत्म। ये होता है हमारा सम जो है, ये हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे जो सम है वो हमारा एडिशन वाला सम है। ओके, आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन ये वही है जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, आप एक बार इसको देख लेना। ओके, अभी आ गया हमारे पास प्रिंट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स को हमें प्रिंट करना है। हाँ, वही सिंपल, यहाँ तक तो हमारा सेम चलेगा। यहाँ पे हमने एक एन हमारा वेरिएबल ले लिया है और हमने यूजर से नंबर लिया है और स्कैन कराएगा वैल्यू को। फिर उसके बाद हमारा प्रिंट एफ 3 मल्टीपल्स ऑफ परसेंटाइल डी आर हो सकता है, कुछ भी होगा। फिर उसके बाद प्रिंट परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन यूज करते हैं ताकि जो हमारे आउटपुट्स हैं वो हमें डिफरेंट लाइन्स में जाके मिल जाए। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, यूज ऑफ स्कैनएफ का हम यूज क्यों करते हैं? अभी हमने देखा बहुत सारे कि हाँ स्कैनएफ हमारा यूज हो रहा है, बट हम यूज कर क्यों रहे हैं? ये होता है बुल्ट इन फंक्शन इन सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे हम स्कैनएफ का यूज करेंगे। यूज ऑफ स्कैनएफ टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड्स। ओके, टू स्टोर इनपुट वैल्यूज इन वेरिएबल यूज फॉर टेकिंग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इनपुट्स। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम से पूछा जाता है और आगे भी यूनिट्स में ही काम आएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्वैपिंग 2 नंबर्स यूजिंग 3rd वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हमारे ए बी और टेम्प। हमारे ये 3 वेरिएबल्स हो गए हैं। तो सबसे पहले होगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले टेम्प जो होगा वो ए के इक्वल हो गया, यानी कि अभी हमारा टेम्प हमने यहाँ पे टी ले लिया। ओके, ये किसके इक्वल हो गया? 10 के हो गया, ये 10 के इक्वल हो गया। देन इसके बाद आता है a जो है वो b के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे a किसके इक्वल हो गया? b के इक्वल हो गया। यानी कि a हो गया 20। हाँ, अरे जो b है वो टेम्प के इक्वल हो गया, यानी कि b जो हो गया, a जो हो गया वो हमारा हो गया 20 और b जो हो गया वो हमारा हो गया 10। तो इस तरीके से ये वर्क करा। हाँ, उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या करना है हमें? प्रिंट a इज इक्वल टू परसेंटाइल d बैकस्लैश n, और यहाँ पे करना है b इज इक्वल टू परसेंटाइल d और b। ओके, रिटर्न 0। सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर आप समझोगे अच्छे से तो समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। a एंड b स्टोर 2 नंबर्स, टेम्प हमारा यूज करा 3rd वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू टेम्परली। वैल्यू ऑफ a इज स्टोर इन टेम्प और वैल्यू ऑफ b इज असाइन टू a और वैल्यू ऑफ टेम्प इज असाइन टू b। सिंपल सा था, जो अभी हमने डिस्कस करा था ये वही था। ओके, अब आती है स्टोरेज क्लास। ये टॉपिक हमारा लास्ट होने वाला है इस यूनिट का। स्टोरेज क्लास क्या होती है? डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल और ए फंक्शन। इट टेल्स द कंपाइलर, क्या बताती है कंपाइलर को, जो वेयर द वेरिएबल इज स्टोर, कहाँ पे वेरिएबल को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। स्कोप बताती है ऑफ वेरिएबल, वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, हाउ लॉन्ग इट्स एग्जिस्ट इन मेमोरी। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। व्हाई स्टोरेज क्लासेस नीड, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी? दे हेल्प इन मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। दे कंट्रोल डेटा शेयरिंग बिटवीन फंक्शन एंड फाइल्स। दे इंप्रूव प्रोग्राम एफिशिएंसी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड। दे अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन लार्ज प्रोग्राम्स। ओके, अभी इसके 1 बाय 1 हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न।
ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होता है? द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल वेरिएबल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी? स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट डिक्लेयर। लाइफ टाइम क्या होता है? एग्जिस्ट ओनली टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक। डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है इसमें, और मेमोरी लोकेशन स्टैक, रैम। ओके, आगे मूव करते हैं। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर, द रजिस्टर स्टोर क्लास इज यूज टू स्टोर वेरिएबल्स इन सीपीयू के अंदर स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है। हाँ, और ये फास्टर रैम फॉर फास्टर एक्सेस। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है? स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक, इस ये कहां तक जाती है? लोकल से ब्लॉक के अंदर जाती है। लाइफ टाइम टिल द ब्लॉक एंड तक। डिफॉल्ट में क्या देती है? गार्बेज वैल्यू देती है। मेमोरी लोकेशन सीपीयू रजिस्टर इफ अवेलेबल। हाँ, देन आती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास अलाउज द वेरिएबल टू रिटेन इट्स वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्कोप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? लोकल और ग्लोबल। लोकल भी हो सकते हैं, ग्लोबल। वहां पे क्या थी हमारी? दोनों में भी हमने देखी थी लोकल टू दी ब्लॉक। हाँ, लाइफ टाइम क्या होती है? एंटायर प्रोग्राम। डिफॉल्ट 0 होती है, ये हमें डिफॉल्ट पे क्या देती है? गार्बेज वैल्यूज देती है। मेमोरी लोकेशन क्या होती है? डेटा सेगमेंट्स होती है। आगे मूव करते हैं। ओके, अब आता है फोर्थ टाइप, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू डिक्लेयर और ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल। स्कोप क्या होता है इसका? ग्लोबल। ओके, और लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम होती है। डिफॉल्ट में देती है 0, यानी कि 2 ही हमारी देती है डिफॉल्ट में हमें गार्बेज वैल्यू, और 2 देती है हमारी 0 वैल्यू। और डेटा सेगमेंट में मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट। ओके, सो यही था आज की यूनिट में, और यहाँ पे हमारी यूनिट होती है खत्म। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। और हमारा सेकंड यूनिट भी जल्दी स्टार्ट होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहना। बाय बाय, टेक केयर।